आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो है भाग 24 है, लेकिन यहाँ पर जो है पार्ट 19 लिखा हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पार्ट 24 है ये। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है इसको रोज देखने की कोशिश करिएगा। सुबह 7 बजे जो है वीडियो अपलोड हो जाता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबाल्टर्न इतिहास लेखन का आरंभ करने वाले इतिहासकार हैं। तो इतिहास लेखन एवं पद्धति करके एक जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन का आरंभ करने वाले इतिहासकार का नाम आपको बताना है। मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। सबाल्टर्न इतिहास लेखन, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसको जो है जनवादी या फिर उपाश्रयी इतिहास लेखन भी कहा जाता है। इस लेखन में या फिर इतिहास की इस व्याख्या में जो सामान्य जनता है या निम्न वर्ग है, उनका इतिहास या फिर उनको आधार बना करके इतिहास लिखा जाता है। इसी को जो है सबाल्टर्न इतिहास लेखन कहा जाता है। इसकी शुरुआत करने वाले इतिहासकार थे रणजीत गुहा। ध्यान रखेंगे, रणजीत गुहा पहले वो इतिहासकार हैं जिन्होंने सबाल्टर्न पद्धति से इतिहास लेखन किया था। 1982 में इसकी शुरुआत की थी। रणजीत गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन दिया है, डीडी कौशाम्बी द्वारा विशुद्ध सामंतवाद की शुरुआत किस काल में हुई? डीडी कौशाम्बी एक मतलब बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इन्होंने भी जो है मार्क्सवादी और सबाल्टर्न पद्धति से भारतीय इतिहास का लेखन किया है। तो इनके अनुसार आपको बताना है कि विशुद्ध सामंतवाद की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल या फिर इसको हम गुप्तोत्तर काल भी कह सकते हैं। तो आंसर होगा आपका उत्तर गुप्त काल। विशुद्ध सामंतवाद की शुरुआत होती है। सामंतवाद वैसे पहले भी था, लेकिन वो जो है उस रूप में नहीं था जैसा कि बाद में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। रोमिला थॉपर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन हेतु सबसे प्रमुख कारण क्या था? रोमिला थॉपर भारतीय इतिहास की एक जानी मानी इतिहासकार हैं। तो इनके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन हेतु सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन करके। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, ये जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, ये इन्होंने लिखा है। वैसे इन्होंने अपनी इस पुस्तक में अशोका और मौर्य साम्राज्य का पतन में मौर्य साम्राज्य के पतन पर विशेष जोर दिया है और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक प्रमुख कारण बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन इतिहासकारों ने महात्मा गांधी जी का आलोचनात्मक उल्लेख किया है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो इनमें से किन इतिहासकारों ने गांधी जी का आलोचनात्मक उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, डीडी कौशाम्बी, रजनी पामदत्त, रणजीत गुहा और सुमित सरकार, इन सभी ने जो है गांधी जी का आलोचनात्मक उल्लेख किया है, या फिर हम ये कहें गांधी जी की आलोचना की है, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों की व्याख्या की है। ताराचंद इसमें शामिल नहीं है। तो आप लोग जो है कूट लगा लीजिएगा, आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस इतिहासकार ने महात्मा गांधी जी के आंदोलन स्थगित करने को संघर्ष विराम की स्थिति की संज्ञा दी? तो देखो, गांधी जी जो हैं अचानक से आंदोलन वापस ले लेते थे। तो गांधी जी के इस तरह से अचानक आंदोलन को स्थगित कर लेने से या वापस ले लेने से जो आंदोलन रुक जाता था तो स्थगित हो जाता था। तो इसको किस इतिहासकार ने संघर्ष विराम की स्थिति की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास इन्होंने लिखा है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत में किस यूरोपीय देश का व्यापारी के रूप में आगमन नहीं हुआ था? तो देखिएगा, हमारे भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनमार्क के डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए और आखिर में आया था स्वीडन। ये जो स्वीडन है ना, ये भी जो है हमारे भारत में आया हुआ था। डेनमार्क से डेन लोग आए थे, नीदरलैंड से डच लोग आए थे। नॉर्वे जो है कभी भी भारत नहीं आया था व्यापारी के रूप में। ये आधुनिक का मतलब इतिहास पहले की बात कर रहा है, अभी तो नॉर्वे के साथ व्यापार चलता है।
ठीक है, तो आंसर होगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के संबंध में प्रथम फरमान किस वर्ष प्राप्त हुआ? फरमान मतलब एक तरह का आदेश, आज्ञा पत्र। तो इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के संबंध में प्रथम फरमान कब मिला था? तो 1651 में इनको मिला था। उस समय जो है शाह शुजा, ये जो है बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। शाह शुजा जो कि शाहजहां का मतलब शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब का भाई था। तो ये जो है बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। तो इसी के समय में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन बंगाल में होता है और शाह शुजा की बेटी एक बार बीमार पड़ी हुई होती है और उसका इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर ने किया था, जिससे खुश होकर के जो शाह शुजा है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार दे देता है। तो ये जो है इनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी और इसके बाद फिर ये लोग बंगाल में प्रथम कोठी की भी स्थापना करते हैं। उसके बाद आगे चल करके 1656, 1672, 1680 में भी ये लोग जो है फरमान प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करते हैं। 1680 में औरंगजेब ने इनको फरमान दिया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जॉन सरमन का संबंध है। जॉन सरमन, तो जॉन सरमन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित व्यक्ति था। तो इसका संबंध किस चीज से था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से था कि भारत में कंपनी के आगमन से कि 1717 के शाही फरमान से? ये एक ही मात्रा नहीं होना था यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं होना था। तो शाही 1717 के शाही फरमान से, प्रथम कर्नाटक युद्ध से। तो जॉन सरमन का संबंध था 1717 के शाही फरमान से, जो कि फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। होता क्या है कि एक दूत मंडल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मुगल दरबार में जाता है फर्रुखसियर के सामने, और इस दूत मंडल का नेतृत्व कर रहे थे जॉन सरमन। और इस समय जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियर वो किसी बीमारी से ग्रसित थे, तो उनकी बीमारी को ठीक कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गए हुए डॉक्टर। तो फिर उससे वो बड़ा खुश हो जाता है और मांगो क्या चाहते हो। तो ये लोग जो है बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मांग लेते हैं और जो फर्रुखसियर है वो मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे देता है। मतलब कि मात्र 3000 रुपये देना है साल में एक बार, और पूरे बंगाल में जितना चाहे उतना व्यापार करना है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो ये चीज़ हुई थी। इसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने पंजाब के कंपनी अधिकृत क्षेत्र में विलय के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने पंजाब के कंपनी अधिकृत क्षेत्र में विलय के पश्चात, देखो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन क्षेत्राधिकार में सम्मिलित कर लिया जाता है, या सीधा सीधा बोले ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो जो एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि इस कार्य में संलग्न था, या फिर बोले पंजाब के साथ जो संघर्ष चल रहा था उससे वो संबंधित था, तो उसने लिखा है कि पंजाब का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में विलय किया जाना ठीक है बट अनुचित है, इस टाइप से उसने लिखा। मतलब कि एक तरह से इस पर जो है इस आपत्ति जताई है। तो उसने जो है त्यागपत्र दे दिया था। कौन था वो? सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस, नाम याद रखेंगे। सर हेनरी लॉरेंस ने जो है ना त्यागपत्र दे दिया था। बाद में लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर त्यागपत्र वापस ले लिया था, मतलब दे दिया था इसने अपने पद से त्यागपत्र, लेकिन हार्डिंग के समझाने पर इसने जो है त्यागपत्र वापस ले लिया। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सर जॉन लॉरेंस इसका भाई था। आगे चल कर के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है उसमें भी इनकी भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में नरेंद्र मंडल के स्थापना का सोच किस वायसराय का था? नरेंद्र मंडल भारत में राजाओं का एक तरह का संस्था होता था, संगठन होता था। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। तो आपको बताना है कि नरेंद्र मंडल की संकल्पना कार्यकार कौन थे, मतलब किसके दिमाग में आया कि भाई इस तरह का कोई संगठन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा लिटन, लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था ना, उसके दिमाग में ये आया था। अगला क्वेश्चन दिया है जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, किस वायसराय को सज्जन कहा गया है? आपको बताना है कि भारत में किस वायसराय को सज्जन कहा गया है। तो भाई सज्जन कहा गया है रिपन को। रिपन जो कि बड़ा अच्छा वायसराय था और इसको जो है काफ़ी माना जाता है
और इसने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। उसके बाद इसने जो है कारखाना अधिनियम लाया, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की, इल्बर्ट बिल के पक्ष में था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसके समय में हुई थी। तो इसी कारण से भारतीय जनता इनको जो है सज्जन रिपन के नाम से संबोधित करती थी, ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।